आप लोगों ने मेरे वीडियो को जिस तरह से बहुत अच्छी रीच दी है, बहुत अच्छे से देखा है और हज़ारों बार देखा गया है, ये देख कर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे लगा कि मैं अब तक लिख करके लोगों से बात किया करता था और मैं अब अपनी बातें कह रहा हूँ। मैं हूँ सुरेश महापात्र और आप मुझसे उन कहानियों को, उन हकीकत को, उस बीते हुए पल को सुन रहे हैं जिनकी जड़ें नक्सलवाद तक पहुंचती हैं। मेरे जहन में एक घटना आई। वो घटना थी रानी बोतली की। रानी बोतली में 55 जवान शहीद हुए थे। वो सारे जवान SAF के थे। सुबह सुबह घटना की खबर मिली कि रानी बोतली में अटैक हो गया। देर रात को यह सूचना मिली थी। अल सुबह हम निकल पड़े रानी बोतली के लिए। रानी बोतली तक पहुंचने के लिए उस समय बहुत आसान राह नहीं थी। दरअसल रानी बोतली तक पहुंचने के लिए पहले आपको निकलना होता था भैरमगढ़, भैरमगढ़ से नेमेड़, नेमेड़ से कुटरू, कुटरू से फरसेगढ़ के राह पर पड़ता था रानी बोतली। कुटरू से महज करीब 10 या 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में रानी बोतली हुआ करता था। उस समय CRPF का जो सबसे बड़ा कैंप है वो था कुटरू में। ये स्थितियाँ सलवा जुलूम के बाद निर्मित हुई थी और SAF का एक बड़ा कैंप वहाँ पर आश्रम भवन में, बालिका आश्रम भवन में के पास ही लगाया गया था, जो कि जिसको लेकर बाद में काफ़ी विवाद हुआ, चूँकि ये बात तब तक बाहर नहीं थी कि जवान कहाँ ठहरेंगे। और यही वजह थी कि उन घटनाओं के पहले उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली थी। दरअसल आज बात उस रानी बोतली घटना की है। जब सूचना मिली, मैं मोटरसाइकिल से वहाँ निकल गया और हमने वहाँ, मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे पत्रकार वहाँ पर दंतेवाड़ा से निकले थे और सभी निकल के उस स्थल को देखना चाहते थे। सबकी अपने अपने प्राथमिकताएं थी, सबका अपना नज़रिया था। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी हृदय विदारक, नृशंस और क्रूरता भरी घटना कभी नहीं देखी थी। 55 जवानों की लाशें बेतरतीब पड़ी हुई थी। जिस समय हम पहुँचे तब तक तो जवानों के शवों को भी जो है सकेला नहीं गया था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिंदा जले हुए जवानों के शव मैंने अपनी आंखों से देखे और हर कमरे में मैं अंदर घुस करके घूमता रहा और हर कमरे में टेढ़े मेढ़े अधजले जली लाशें पड़ी हुई थी। खून पूरी तरीके से पसरा हुआ था और हालात ऐसे थे कि मानव जलने की जो दुर्गंध होती है सबसे भयावह होती है। वो दुर्गंध मेरे नाक पर लगभग 2-2.5 साल तक समाया रहा। मैं बहुत ही बेचैन था। खैर, उसको मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति इतना नृशंस कैसे हो सकता है। इतनी नृशंसता आप किससे उम्मीद करते हैं? हम किसी भी व्यक्ति के लिए मानवीय आधार पर हम बात करते हैं कि भाई वो है तो इंसान, कुछ भी हो सकता है। युद्ध में एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयाँ वैचारिक आधार पर होती हैं। जिन लड़ाइयों के लिए सैनिक तैनात होते हैं, सैनिक उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं युद्ध के लिए और उनकी मजबूरी होती है कि वो अपने रोजी रोटी के लिए उस युद्ध का एक हिस्सा बनते हैं। उनमें से कई ऐसे युवा रहे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी, जिनकी शादी नहीं होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने माँ के इकलौते संतान भी रह सकते हैं। SAF की जो वहाँ कंपनी बिठाई गई थी, सारे युवा थे और उस समय मूवमेंट काफ़ी बड़ा चल रहा था। सर्चिंग के ऑपरेशंस चल रहे थे क्योंकि सलवा जोड़ों के बाद एक दौर ऐसा आया कि नक्सलियों ने ताबड़तोड़
हमले बढ़ा दिए थे और इस बात को लेकर के बड़ी चिंता थी कि हर इलाके में कैंप्स स्थापित किए जाएं और सुरक्षा मुहैया किया जाए ताकि नक्सली की आमद रफ्त को आसान ना रखा जाए। और रानी बोदली में जिस जगह पे कैंप था वो पूरा इलाका एक प्रकार से यह साबित हो गया था कि ये पूरा इलाका अब नक्सल से काफ़ी हद तक मुक्त हो चुका है और उस पूरे इलाके में जवानों की आवाजाही बहुत आम हो गई थी, गांव से लोगों का जुड़ाव हो गया था। और उस खबर की रिपोर्टिंग के लिए मैं वहाँ पहुँचा हुआ था। जब वहाँ अंदर से 100 निकाले गए, सब सारे 100 निकाल करके उनको बाहर बरामदे में रखा गया और सब पर सफ़ेद कपड़े डाले गए। एक जो 100 है वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लंबा दिख रहा था कि एक सामान्य व्यक्ति से एक लंबाई दिखी। तो मैं कौतूहलवश बोले इतना लंबा कैसे हो सकता है। कौतूहलवश मैंने उस सफ़ेद कपड़े को उठाया और देखने की कोशिश की, ये लंबा कैसे है, कौन है इतना लंबा। मैं सन्न रह गया। एक सिर कटी लाश सिर के साथ अलग अलग 2 हिस्सों में रखी हुई थी। आप कल्पना कीजिए कि नक्सलवाद अपनी एक विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, उसमें अपनी विचारधारा ये हो सकती है कि हम एक दूसरे पक्ष को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि जो एक पक्ष है वो गलत है, चाहे वो सरकार का पक्ष हो, लोकतंत्र का पक्ष हो, संविधान का पक्ष हो, या जो उसके उस पार जो दूसरा पक्ष है वो जो हिंसक होकर के बंदूक गोली के आधार पर लड़ाई लड़ रहा है, वो दोनों की अपनी अपनी हकीकत हो सकती है। पर ये निसंदेह किसी भी विचारधारा के लिए मान्य नहीं है। मैं उस दिन इस बात को महसूस किया कि चाहे कुछ भी हो, नक्सलवाद की जो विचारधारा है जिसमें ये बंदूक से लड़ाई की जो बात हो रही है, इससे ज़्यादा घातक कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि जो बेचारे जवान देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, वे भी शौक से नहीं आते हैं, वो किसी विचारधारा का हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि उनकी वो रोजी रोटी होती है, वो परिवार के लिए कमाने के लिए निकलते हैं। उनका दूसरे पक्ष के साथ कोई रोटी बेटी की लड़ाई नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा युद्ध का माहौल नहीं है जिसमें वो किसी के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हो कि यार तुम्हारे साथ मेरे संबंध नहीं है तो मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया। न जमीन की लड़ाई, न जायदाद की लड़ाई, न भाई बंधु की लड़ाई। ये लड़ाई सिर्फ वैचारिक, सैद्धांतिक और संविधान के पक्ष में और संविधान के खिलाफ है। अब जब हिड़वा मारा गया है तो मुझे लगता है कि इन सारी घटनाओं को मैं एक बार अलग तरीके से देख रहा हूँ और सोचता हूँ कि ये सारी घटनाएं कितनी भयावह थी जो मैं देख करके निकल चुका हूँ। ऐसी ही और भी घटनाओं की जानकारी मैं आपको दूंगा अलग अलग, जब भी समय मिले। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब किस तरीके से किस विषय पर बोलूँगा, मुझे नहीं मालूम, पर मैं चाहूँगा कि आपसे मैं अपनी बात शेयर करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।